हाँ, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले सर कैपिटल गेन चैप्टर के क्वेश्चन के रिवीजन जो कि आईसीआई स्टडी मटेरियल में दे रखे थे। जैसा कि आपको पता है कि सर एग्जाम्शन लाने के लिए आपको स्टडी मटेरियल के सभी क्वेश्चन के अच्छे से रिवीजन करनी हो, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ही भगवान है। आपके मास्टर जी ने जितना भी कराया हो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए प्लीज़ एक बार क्वेश्चन के रिविजन जरूर कर लीजिएगा स्टडी मटेरियल के लिए। चलो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन के रिविजन की वीडियो इसी में आपको आगे मिलेगी। थैंक यू जी। हाँ, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये दे रखा है मिस्टर सिंह द एसएससी फाइनेंशियल ईयर की पूरी डिटेल दे रखी है 31 मार्च 2024 की। रेंटल इनकम आपको बोल रखा है सर 3 लाख एक्चुअल रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है 2.5 लाख एंड फेयर रेंटल है 2,80,000। तो लोअर क्या होता है सर, हम क्या लेते हैं स्टैंडर्ड रेट एंड फेयर रेंट का लोअर लेते हैं, तो 2.5 लाख 2,80,000 कितना होता है सर लोअर 2.5 लाख होगा। ठीक है, एंड देन 2.5 लाख लोअर था, उसके बाद हायर ऑफ क्या लेंगे, हायर ऑफ लेंगे एक्चुअल जो था हमारा 3 लाख रुपए वो, या लोअर ऑफ स्टैंडर्ड और फेयर रेंटल। ठीक है, तो अब क्या आएगा 3 लाख रुपए आएगा हायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस जो भी आपने दिए, म्यूनिसिपल टैक्सेस जो भी आपने पे करे, पिछले साल के भी एरियर्स होंगे ना जो आपने इस साल पे करे होंगे, तो वो भी इस बार माइनस होते हैं। तो करंट का था 35,000, एरियर्स थे 1,50,000, तो सर हमने इस बार पे करा है ना, तो इस बार ही माइनस होगा। तो 1.5 लाख प्लस 35,000 हमारा टोटल कितना होता है सर 185। तो सर आप यहाँ से माइनस कर दें, 185 यहाँ से माइनस कर दें तो कितना आता है, तो ये आता है सर अराउंड 115, 1,15,000। ठीक है, अब इसमें से सर क्या होगा सर 24 की डिडक्शंस, इंटरेस्ट हमने पे करा 1.5 लाख का एंड हम 30% का सीधा डायरेक्टली माइनस करते हैं। तो 24 की डिडक्शन क्या है सर, ये तो 30% है और इंटरेस्ट जो हमने पे करा था, तो 1,15,000 का 30% होता है 34,500। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या था वो इंटरेस्ट का, ये 1.5 लाख, ये हमारा नेट फिगर आ जाएगा आपका कितना, इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस 69,500 आ गया। ठीक है, पहले मैच कर लेते हैं, 3 लाख रुपए हमारा आया। लोअर ऑफ क्या एक्चुअल रेंट एंड एक्चुअल रेंट लोअर ऑफ फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, और फिर हम देखेंगे कंपैरिजन एक्चुअल रेंट और लोअर ऑफ फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट, जो भी हायर आएगा वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करे 1,15,000, उसके बाद 30% ऑफ एनएवी कम करा और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा लेस करके हमारा लॉस आ गया। उसके बाद हमारा कुछ बता रहे कुछ एरियर ऑफ रेंट है 30,000 रुपये, ये लेंगे और इसका भी हम 30% हम इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, एडजस्ट हुआ 21,000 का गेन आया और ये एडजस्ट होकर हमारा लॉस आता है नेट 48,500 रुपये। अब इसके बाद देखते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी थी फादर जी की, पापा जी की, 1,25,000 में लिया था अप्रैल 2006 में। अब वो एज अ गिफ्ट अपना सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और एक्चुअल क्या होगा कॉस्ट, जब इसके पापा जी ने ये लैंड खरीदी थी, ठीक है, तो पापा जी ने कब लैंड खरीदी थी सर, वो खरीदा था 2006 में। तो हम कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन कहाँ से लेंगे सर, 2006 से लेंगे और कॉस्ट क्या लेंगे सर 1,25,000 लेंगे। ठीक है, द प्रॉपर्टी सो गिफ्टेड वॉज सोल्ड, कितने में सोल्ड आउट कर दिया सर, 25 लाख रुपए में सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा सर, 25 लाख लेंगे। कैपिटल गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, यहाँ पे 25 लाख लेंगे। ठीक है, अब फिर कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन माइनस करेंगे सर किसका, सर 1,25,000 का देखेंगे 2006 के अकॉर्डिंग, जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है, जो इसका मेन पॉइंट है जिसमें गलतियां हो गई थी। क्या था सर, स्टैम्प ड्यूटी है 13% पे करा है, लेकिन किसने सर पे करा है, सर बायर ने पे करा है। ठीक है, बायर ने कितना पे करा है सर 3,90,000। तो इसको हम 13% देखते हैं तो क्या होगा एक्चुअल वैल्यू, मतलब क्या हुआ सर 13% पे करा है, 13% पे करा सर क्या है 3,90,000। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू निकालने हमें बेसिकली, ये है मेजर पॉइंट जहां पे गलती हो गई थी। ये देखो, ये स्टार कर लो, एक स्माइल भी बना दो। ठीक है, तो 3,90,000 है, डिवाइड बाय 13% करेंगे तो वैल्यू क्या आती है सर 30 लाख रुपए आती है। 3,90,000 है नेट, कितना है, हाँ 3,90,000 है, 3,90,000 डिवाइड बाय 13%, यह आता 30 लाख। ठीक है, और कंसिडरेशन क्या था सर हमारा, वो था 25 लाख रुपए। अब जो 25 लाख रुपए हम इसका देखेंगे 110%, 110% देखते हैं तो कितना आता है
वो आता है सर 27,50,000 रुपये, क्योंकि जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो हमारी 110% से ज़्यादा है, तो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे सर, 30 लाख रुपए लेंगे, ना कि 25 लाख रुपए लेंगे। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अब क्या आ गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आ गया, 30 लाख रुपए, ना कि 25 लाख रुपए। वो पॉइंट है जहां पे बच्चों ने गलती करी, डायरेक्टली 25 लाख रुपए लिख दिया था, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन कर दिया था, बिना अंधाधुंध देखे कि नीचे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू भी निकाली जा सकती है, जो एक छोटी सी मिस्टेक होके पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था। इजी क्वेश्चन है, 30 लाख में से आप कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन आप माइनस कर देंगे, 2 एडजेसेंट फ्लैट लिए 54 का डिडक्शन मिल जाएगा, 8 लाख एंड 7 लाख का, मतलब 2 फ्लैट लेते हैं उसको छुड़वा के एक कर दिया तोड़ फोड़ के, तो 8 लाख प्लस 7 लाख का दोनों का डिडक्शन मिल जाएगा। और उसके अलावा 54 EC का भी डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि इन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड लिए हैं। ठीक है, हाँ सर देख लेते हैं, 30 लाख रुपए एग्जैक्टली जैसा बोला था वैसा है। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और ये विच एवर इज हायर 110% से ज़्यादा था। ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करा, ये रहा। उसके बाद आ गया हमारा ये कैपिटल गेन, इसमें से हम एग्जाम्पशन माइनस करेंगे सर 54 की, 2 एडजेसेंट फ्लैट थे उन दोनों का 15 लाख, उसके बाद 54 EC के हमने कुछ वो लिए थे बॉन्ड। ठीक है, 25 लाख माइनस करा, LTCG आ गया हमारा 1,43,443 रुपये। उसके अलावा हमारा जो लॉस चला था वो एडजस्ट करा और हमारा नेट आंसर आ जाएगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू जी। चलो एक शानदार सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एसएस प्राइवेट लिमिटेड है एन इंडियन कंपनी, जिसके 2 अंडरटेकिंग है, इंगेज इन सीमेंट एंड दूसरा है स्टील में। डिसाइडेड टू हाइप ऑफ द सीमेंट डिवीजन, मतलब कि सीमेंट डिवीजन को निकालना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं एन इंडियन कंपनी बाय वे ऑफ डीमर्जर। आपको पता है जैसे डीमर्जर के थ्रू अगर निकालते हैं तो इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट मिलता है, वो टैक्स नहीं होता है। द नेट वर्थ ऑफ एसएस प्राइवेट लिमिटेड इमीडिएटली बिफोर द डीमर्जर ₹440 करोड़ का दे रखा है। ये फिगर हमारे काम आएगी। द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर, कितना रुपए के एसेट ट्रांसफर करें सर, 10 करोड़ की ट्रांसफर करें। ठीक है, 10 करोड़। द डीमर्जर वाज मेड कब हुआ था, जनवरी 2024 को। इट वाज फिक्स्ड दैट ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 2 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच के मिलेंगे, मतलब हर एक इक्विटी शेयर के बदले आपको 2 इक्विटी शेयर ऑफ डीमर्ज कंपनी का मिलेगा। मिस्टर एन के हेल्ड 25,000 इक्विटी शेयर, अगर 25,000 इक्विटी शेयर हेल्ड करता था किसका सर, एसएस प्राइवेट लिमिटेड का, मतलब होल्डिंग कंपनी का। जो अब उसके बाद को 2 में शेयर मिलेंगे डीमर्ज कंपनी के, तो 25,000 इंटू में 2 कितना होगा सर, 50,000 रुपए, विच वॉज एक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2004-05। होल्डिंग कंपनी का कब लिया था सर, 6 लाख को लिया था। मिस्टर एन के रिसीव ₹50,000 इक्विटी शेयर, डीमर्ज कंपनी के 50,000 इक्विटी शेयर मिले एज पर स्कीम, एक के बदले 2, 25,000 इंटू में 2, 50,000 इक्विटी शेयर आरबी प्राइवेट लिमिटेड के कंसिक्यूएंट टू डीमर्जर इन जनवरी 2007। ही सोल्ड, इसने शेयर्स बेच दिए, कितने रुपए में बेच दिए सर शेयर, 8 लाख रुपए में शेयर्स बेच दिए। कब बेचे सर, मार्च 2024 को। इन दिस बैकग्राउंड, मतलब कि सर जनवरी 2024 में डीमर्जर हुआ, मार्च 2024 में सर आपने शेयर्स बेच दिए। ठीक है, इन दिस बैकग्राउंड आपको अब आंसर देना है सर क्या, सर डज द ट्रांजैक्शन डीमर्जर अट्रैक्ट एनी इनकम टैक्स लायबिलिटी, सर नहीं सर, आपको पता है, आपने पढ़ा है सर इनकम टैक्स में, सर आपको एग्जाम्पशन दे रहे कि अगर होल्डिंग कंपनी 2/3 अगर शेयर होल्डर्स रहते हैं एट द टाइम ऑफ डीमर्जर, तो अगर वो कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आपका इनकम टैक्स में आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है, आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है। कंप्यूट द कैपिटल गेन दैट कुड अराइज इन द हैंड ऑफ मिस्टर एन के ऑन रिसिप्ट ऑफ द शेयर, सर शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स मिलते हैं ना इन अकाउंट ऑफ डीमर्जर, मतलब क्या हुआ सर, देखिए जरा, एसएस प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, अब इसका डीमर्जर हुआ सीमेंट एंड स्टील का। ठीक है, अब इसको तो इन्होंने बोला कि हम एक नया एंटिटी खड़ा कर रहे हैं सर, कौन सा सर, आरवी प्राइवेट लिमिटेड। तो सर क्या सर इस पे सर आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, सर नहीं देना पड़ेगा। जो शेयर होल्डर्स को जो पैसा मिलेगा, शेयर होल्डर्स को जो शेयर मिला है एक के बदले दे, कितने शेयर से सर, 25,000 शेयर थे, 50,000 शेयर, तो इस पर क्या इनकम टैक्स आएगा सर, इस पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं सर, कंप्यूट द कैपिटल गेन, थर्ड पॉइंट, कंप्यूट द कैपिटल गेन कुड अराइज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एन के ऑन सेल्स ऑफ आरवी प्राइवेट लिमिटेड। जब वो अपने शेयर्स बेच देगा 8 लाख रुपए में, तब क्या कैपिटल गेन आएगा, हाँ सर तब तो पक्का आएगा। जरा देखेंगे अब कितना कैपिटल गेन आएगा। सर ये बोल रहे कि सर अपने ना शेयर्स जो इसको मिले 50,000 रुपए, 50,000 शेयर, सॉरी शेयर्स कितने मिले थे सर, 50,000, कितने में बेच दिया सर, सेल्ड करा है कितने में सर, कितने में,
8 लाख रुपए में सोल्ड आउट कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप बताते हैं सीओए। सर हाँ सर, 6 लाख के हमने खरीदे थे। उस समय जो इस कंपनी का वैल्यूएशन था 40 करोड़ का था, और जो ट्रांसफर हुआ है वो 10 करोड़ में हुआ है। तो वैल्यूएशन कितना आएगा सर? नेट कहाँ गया? अराउंड ये रहा कैलकुलेटर, ये रहा 6 लाख था, डिवाइड बाय 40 इंटू में 10, ये आता 1.5 लाख रुपए। सर क्या 1.5 लाख माइनस होगा? सर मेरे को बताओ, 1.5 लाख माइनस होगा? नहीं सर, इसमें क्या मिलेगा? इंडेक्सेशन मिलेगा। इंडेक्सेशन करेंगे हम इसका। क्यों सर इंडेक्सेशन करेंगे? सर अनलिस्टेड शेयर है, बात समझो मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे बात समझो, मेरे प्यार प्यारे बच्चों, बात समझो। इसका इंडेक्सेशन करना भूल मत जाना, क्योंकि यही गलती करा था जो एग्जामिनर का पॉइंट था कि बच्चों ने इंडेक्सेशन करना भूल गए जोश जोश में आके। तो ये मत करना। 113 डिवाइड बाय 348। सर ये फिगर कहाँ से आई? सर ये लिखा 23-24 का इंडेक्सेशन 348 2004-5 का, जब उन्होंने होल्डिंग कंपनी का जब शेयर खरीदा था उस समय क्या इंडेक्सेशन था? 113 का। हम वो माइनस करेंगे 348, ठीक है, ये माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? कितना आया फिगर? 48 मिनट, थोड़ा गलत हो गया शायद, 1.5 लाख, सही में गलत कर, हाँ ये रहा ना, ठीक है 1.5 लाख। 348 डिवाइडेड बाय कितना है? 113। मैंने उल्टा लिख दिया था गलती से, वही मैं सोचूं कि मेरा फिगर थोड़ा सा मेरे को क्यों डाउट हो रहा है। डिवाइड बाय 113, ठीक है। तो कितना आ रहा है सर? 4,61,946। 4,61,946 हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है। कितने में से सर? 8 लाख में से। और आपका आंसर आ जाएगा सर 3,38,000 रुपये। ये सर आपका टैक्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपका टैक्स हो जाएगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं सर, इज एन के एलिजिबल फॉर अवेल एनी एक्सेम्पशन? सर हाँ सर, 54F आप बता सकते हो कि अगर आपको रेजिडेंशियल हाउस खरीदे तो प्रोपोर्शन बेसिस पे आपको सर एक्सेम्पशन मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, अब आंसर मैच कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में नो सर, आपने जब पढ़ा था सर इनकम टैक्स एक्ट में, अगर डीमर्जर कंपनी होती है, डीमर्ज होती है, तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता है। वही डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है। देयर वुड बी नो कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ मिस्टर एन के। जब वो डीमर्ज कंपनी का कोई शेयर्स रिसीव करता है तो सर उसको कैपिटल गेन नहीं लगता है। सेकंड भी हमारा ठीक था। सेल्स कंसिडरेशन सर 8 लाख था, ठीक है, ये भी ठीक था। ये हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का निकाला था 1.5 लाख रुपए, फिर उसका इंडेक्सेशन निकालता है, एग्जैक्टली हमारा ये मैच हो गया था। फिर ये फिगर भी हमारा मैच हो गया था। नो सेल ऑफ शेयर्स वुड नॉट अफेक्ट द टैक्स बेनिफिट। क्या सर वो जो सेल एम के बेचता है तो उससे क्या कोई अफेक्ट करता है एसएस प्राइवेट लिमिटेड का? सर नहीं करता है। क्यों? 3/4 इन द वैल्यू ऑफ डीमर्ज कंपनी बिकम्स द शेयर होल्डर। 3/4 जो थे बंदे वो शेयर होल्डर्स होने चाहिए, और ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब क्या सर, जब एट द टाइम ऑफ डीमर्जर, जब डीमर्ज होता है, डीमर्जर होता है तो उस समय क्या आता है सर, जो होल्डिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, तो 3/4 वो आपके डीमर्ज कंपनी के होने चाहिए, डीमर्ज कंपनी के होने चाहिए। हम ये एज्यूम करते हैं कि सर ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, क्योंकि हमें और कोई कोई डिटेल नहीं दे रखा है, और ऐसा कोई हमें कोई कूलिंग पीरियड या ऐसा कोई पीरियड नहीं दे रखा है कि आपको ये होल्ड ही करना होगा। कोई स्टेपुलेटेड पीरियड ही नहीं दिया कि ये सर ना सर आपको स्टेपुलेटेड पीरियड नहीं है कि कितने टाइम के लिए आपको होल्ड करना हो। मतलब कि अगर आज डीमर्ज हुआ तो हम परसों जाके नरसों जाके हम बेच सकते हैं, कोई ऐसा स्टेपुलेटेड टाइम नहीं है। मतलब जनवरी 2024 में हुआ तो मार्च 2024 में अगर बेच दिया है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और 54F का आप एग्जाम्पशन बता सकते हो कि हाँ जी सर मिस्टर एन के अवेल कर सकता है एग्जाम्पशन 54F के, रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर सकता है 1 साल पहले या 2 साल बाद में, और कंस्ट्रक्शन करा सकता है विद इन 3rd ईयर, 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। 150 वीडियो डाल चुके हैं, 150 सब्सक्राइबर भी नहीं हो रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो इसी के साथ होगी। थैंक यू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये तो क्वेश्चन ऐसा हो गया कि ये एग्जामिनर का भी फेवरेट क्वेश्चन हो गया है, और इससे तो मतलब मोहब्बत सी हो गई। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। PQR लिमिटेड हैज 2 यूनिट, 1 इंगेज इन अ कंप्यूटर हार्डवेयर, सेकंड हमारा डेवलपिंग सॉफ्टवेयर से रिलेट करता है। और इन्होंने क्या करा सर, सॉफ्टवेयर यूनिट का सर एक ना स्लम सेल करा है 385 लाख, 3,85,00,000 का। अब जो इसमें बताया गया है, टू अ न्यू कंपनी कॉल्ड एस लिमिटेड इन विच इट होल्ड 74% ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ PQR लिमिटेड आपको दे रखा है। सॉफ्टवेयर यूनिट को हमने बेच दिया, तो आपको पता है सर जब भी स्लम सेल होता है तो एक तो पहले आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड देन FMV1 और FMV2 विच एवर इज लोअर करके हम माइनस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना दे रखा है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको दे रखा है सर 385 लाख का, 385 लाख का हम लिख लेते हैं। इट्स अ रिवीजन वीडियो, ठीक है। FMV1 निकालेंगे और FMV2,
FMV1 और FMV2 विच एवर इज लोअर होगा वो हम ले लेंगे। FMV1 हम कैसे निकालते हैं सर? FMV1 वर्किंग, तो FMV1 के लिए सर क्या होगा सर? सॉफ्टवेयर यूनिट दे रखा है सर 200 लाख का फिक्स्ड एसेट। इसके पहले हम पढ़ने से पहले हम नीचे पढ़ लेते क्या क्या था। सॉफ्टवेयर यूनिट है उसमें सर 40 लाख फिगर है 2016 की, किसकी सर? लैंड की, जिसको रिवैल्यूएट कर रखा है 60 लाख में, जिसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखा है 55 लाख। सर हम स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं, तो लैंड की तो हम लेंगे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, लैंड की लेंगे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है सर? 55 लाख रुपए। अदर एसेट क्या हो गया सर? अदर एसेट की अगर हम बात करें तो 200 माइनस में 60। वाई 60? क्योंकि सर इसमें ना रिवैल्यूएट फिगर ऐड है, कितना सर? 60 रुपए, सॉरी 60 कह रहा हूँ, 60 रुपए, 60 लाख। अदर्स की मैं बात करूं तो 200 माइनस में 60 करेंगे, ये आ जाएगा 140। ठीक है, ठीक है। एंड उसके बाद हमें दे रखा है कुछ, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, फिक्स्ड एसेट तो हो गया। उसके बाद है डेटर है हार्डवेयर यूनिट का, तो नहीं लेंगे। सॉफ्टवेयर यूनिट का लेंगे 110। डेटर कितना है सर? डेटर दे रखा है सर 110। एंड इन्वेंट्रीज दे रखा है। ये लिख के मैं क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि ना ये क्वेश्चन आता है इसलिए, और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, पता नहीं क्यों 8-10 मार्क्स का, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रहा है। इन्वेंट्रीज है 35 लाख का दे रखा है। ठीक है, हम लेस कर देंगे कुछ जो लायबिलिटीज है सॉफ्टवेयर यूनिट की, कितनी है सर? 90 लाख। ये लो, ये मैनेज कर देंगे, FMV1 आ जाएगा। 55 प्लस में 140 प्लस में 110, अगर कैलकुलेशन एरर ना हो तो हमारा फिगर आ रहा है FMV1 250। FMV2 क्या होगा सर? FMV2 भी सिंपल ही है सर। FMV2 में बस हमें ये याद रखना है कि सर ना हमने फिक्स्ड एसेट की हम कौन सी वैल्यू लेते हैं सर? जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट होती है, और लैंड को हम एज पर कॉस्ट लेते हैं, ना कि SDV लेते हैं। क्या लेते हैं सर? नेट वर्थ निकाल रहे हैं। FMV2 होता क्या है? बेसिकली नेट वर्थ होता है। FMV2 नेट वर्थ। ठीक है, हम तो लैंड को लेंगे एट कॉस्ट, एट कॉस्ट, ये याद रखिएगा, एट कॉस्ट। और अदर्स को क्या लेंगे? एज पर IT। अदर्स को क्या, जो अदर फिक्स्ड एसेट होते हैं ना सर, जो हमें डेफिनेशन 43 और सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, एज पर इनकम टैक्स। तो लैंड पर लेते क्या लिखा हुआ है सर? इवैल्यूएट फिगर थी 60 लाख, वो हमने एडजस्ट कर लेते उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू है 90 लाख, ये अच्छी बात है। ऊपर लिखा है फिक्स्ड एसेट ऑफ सॉफ्टवेयर यूनिट विच वाज परचेज रुपीज 40 लाख, ये रहा 40 लाख का लाइन में लिख रखा है, 40 लाख का कॉस्ट है। ठीक है, अब क्या है, जो अदर्स एसेट है फिक्स्ड एसेट में, जो रिमेनिंग 140 लाख है, उसकी जो वैल्यू दे रखी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, कितनी दे रखी है सर? 90 लाख रुपए दे रखी है 200 लाख में से। ठीक है, जिसमें 60 रुपए तो पहले से लैंड की थी, उसकी कॉस्ट कितनी है सर? 40 लाख है, वो हमने लिख लिया। बचे हुए 140 लाख फिक्स्ड एसेट थे, उसकी सर एज पर इनकम टैक्स एक्ट वैल्यू दे रखी है 90 लाख रुपए, हम ये लेंगे सर। 90 लाख रुपए ले लिया सर। डेटर तो सेम ही है एज इट इज, ये सेम, ये सेम, और लायबिलिटी भी सेम। सर कितना है सर? इन्वेंट्री, लायबिलिटी, ये सब सेम ही है। बस ये एक पॉइंट था एंड ये एक पॉइंट था, बस। ये एग्जामिनर का क्यों फेवरेट क्वेश्चन है मेरे को भाई नहीं पता, बट आ रहा है, कर लो। 185 लोअर क्या सर? 185 है, माइनस में 385, डीमर्ज 200 सर। 200 का कैपिटल गेन आया, ये आंसर हो जाएगा आपका, बस। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है सर? आपसे एडवाइस ली गई है एज ए टैक्स कंसल्टेंट, आप एडवाइस देते सर। एडवाइस में सर वही दे सकते हैं सर, डीमर्जर करा लीजिए। डीमर्जर सर एग्जाम्प्ट होता है इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। ICAI का आंसर क्या है? 11A का। ठीक है, ये आ गया हमारा 200 आया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल, ठीक है, उस पर 20% टैक्स लगाया। 200 का लाख का वो 2 करोड़ का 20% लगाया, सरचार्ज ऐड होगा। ठीक है, 7%, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करके ये आ गया टैक्स। ठीक है, ये हमारी वर्किंग थी, सेम है। टैक्स एडवाइस वही है जो हमने बोला सर, डीमर्ज करा सकते हैं क्योंकि वो इनकम टैक्स में हमारे एग्जाम्प्ट रहता है, और टैक्स एडवाइस यही दे सकते हैं। आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो मैं एडवाइस ही दूंगा कि आप भी एक बार पढ़ लीजिएगा ये। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ अटैच होगा। थैंक यू जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और आजकल तो एग्जामिनर का फेवरेट हो चुका है। सर हमने क्या करा है सर? ट्रांसफ़र करते हैं सर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स
सोल्ड आउट करें, जिस पे हमने एसटीटी दोनों समय पे कर रहा था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ सेल भी। असेसमेंट ईयर 2024-25 का आपको डाटा दे रखा है सर। इसके लिए बेसिकली क्या होता है सर, एक फॉर्मूला होता है, सॉरी मैं लिख देता हूँ। हम्म, 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 हम्म। सर फॉर्मूला क्या होता है सर, कॉस्ट हायर ऑफ 1 and 2, ठीक है, एंड लोअर ऑफ क्या सर, हाईएस्ट रेट ऑन वट 31/1/2018, और अगर अनलिस्टेड है तो एनएवी होगा 31/1/2018 को, क्या या तो सेल्स कंसिडरेशन, मतलब लोअर ऑफ क्या, हाईएस्ट रेट जो कोटेड है 31/1/2018 को, या लोअर ऑफ सेल्स, सेल का और हाईएस्ट रेट का हम क्या कर लेंगे सर, लोअर देख लेंगे, उसके बाद सर हम हाईयर देखेंगे, कॉस्ट के साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। मिस्टर प्रसून परचेज ना 300 शेयर इक्विटी शेयर है, क्या कॉस्ट है सर, 400 रुपए का, सर कॉस्ट लिख लीजिए 400 रुपए। हाईएस्ट रेट क्या दे रखा है सर, 700 रुपए दे रखा है हाईएस्ट ट्रेडिंग रेट, और सेल कितने के लिए कर दिया सर, 1200 रुपए में। 700 रुपए का क्या दे रखा है हमें, हाईएस्ट ट्रेडिंग रेट दे रखा है, और सेल कर दिया हमने 1200 रुपए में। तो सर इन दोनों का क्या देखेंगे सर, लोअर देखेंगे, लोअर क्या है सर 700 रुपए, इन दोनों का हाईयर देखेंगे तो कितना आएगा सर 700 रुपए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल गेन सीजी, तो क्या आएगा सर 1200 माइनस में 700 इंटू में क्या कर देंगे, कितने शेयर है हमारे पास 300, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 माइनस में 700 इंटू में 300, 1.5 लाख, ये आ गया 1.5 लाख। अब 1.5 लाख में से आपको पता है सर लिस्टेड शेयर है तो 1 लाख का सर आपको मिल जाएगा एग्जेम्पशन, बचेगा 50,000, इस पे सर आप 10% प्लस एजुकेशन सेस 4%, 10.4% से टैक्स कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 50,000 पे, आपका आंसर आ जाएगा 5,200, ठीक है। अगले पॉइंट पे देखते हैं। अगला पॉइंट भी सिंपल है सर, आपको ये बोल रखा है सर हमने 200 यूनिट परचेज करे थे फंड ए एंड बी के, जब हमने परचेज करे थे तो दोनों शेयर्स अनलिस्टेड थे सर, कॉस्ट दे रखा है सर 550 रुपए का, सर कहाँ दे रखा है सर, सेकंड लाइन में सर कॉस्ट दे रखा है सर 550 रुपए का, ये रहा 550 रुपए का आपको पर यूनिट का कॉस्ट दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला हमेशा की तरह हम लिख लेते हैं यहाँ पे कोने में, कॉस्ट, सेकंड में लिख लेते हैं क्या सर 31 रेट को हाईएस्ट रेट क्या था, या एनएवी ए, एंड बी में लिखेंगे सेल्स, ठीक है। कॉस्ट दे रखा था 550 रुपए, फंड ए का भी, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं ए एंड ये लिख देता हूं बी, ठीक है। कॉस्ट दे रखा था 550 रुपए का, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू क्या था जब सेल हो रहा था सर, पहले पढ़ लेते हैं। सब्सिक्वेंटली यूनिट ए वर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सर 1/1/2018 को लिस्ट हो गया, मतलब सर 31 जनवरी 2018 को क्या ये लिस्ट था सर, 31 जनवरी 2018 को ये लिस्ट था, तो मतलब हम क्या लिखेंगे, हाईएस्ट ट्रेडिंग प्राइस देखेंगे, जब ये लिस्ट था 31 जनवरी 2018 को तो हम उसका हाईएस्ट ट्रेडिंग देखेंगे प्राइस, वो क्या है सर 750, ठीक है। उसके बाद फंड बी वर लिस्टेड ऑन 1/2/2018, सर क्या 31 जनवरी को लिस्ट था सर, मेरे को बस इतना जाने 31 जनवरी को लिस्ट था सर, नहीं था फंड बी, तो हम इसका क्या लिखेंगे सर, एनएवी देखेंगे 950 रुपए, इसका क्या देखेंगे सर 950 रुपए एनएवी देखेंगे। सेल वैल्यू क्या है दोनों की, सेल हमने क्या करा है, राज सोल्ड 3/4/2023 को दोनों को सोल्ड कर दिया सर 900 रुपए में सोल्ड आउट कर दिया है, ये रहा, ठीक है। अब तो इन दोनों का पहले देखेंगे लोअर, ठीक है, उसके बाद हम हायर ले लेंगे, तो लोअर क्या है सर 750, और हायर देखेंगे तो हमारा कितना आएगा सर, हायर देखेंगे तो 750 ही आएगा, तो ये हमारा कॉस्ट आ जाएगा। दूसरे केस में हम लोअर देखेंगे तो 900 आएगा, और इन दोनों का अगर हम हाईएस्ट देखेंगे तो कितना आएगा सर 900 रुपए, ठीक है। तो फंड ए का अगर हम निकालें और फंड बी का कैपिटल गेन तो कितना आएगा सर, सेल्स वैल्यू हमारी कितनी थी सर 900 रुपए, इसमें कितनी है सर 900 रुपए, कॉस्ट कितनी आई है सर 750 रुपए, इसमें कितनी है कॉस्ट, इसमें कितनी कॉस्ट आई सर 900 रुपए, इसका आ जाएगा 0, इसका कितना आ जाएगा 900 माइनस में 750, ये आ जाएगा 150, ओवर एक्टिंग काटो 150 रुपये ओवर एक्टिंग के, ठीक है। कितनी यूनिट परचेज करी थी सर 200 परचेज करी थी, 150 इंटू में 200, सर इतना आपका गेन आ जाएगा, और इस पर आप टैक्स लगा दीजिएगा, 30,000 इसका गेन आया, इंटू में 30,000 ये आपका गेन आया,
इट्स अ रिवीजन वीडियो, पहले ही बता दूं, इट्स अ रिवीजन वीडियो, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा इस रिवीजन वीडियो को, ताकि उनका ये भला हो सके। पहले पॉइंट में हमने एक पूरा फॉर्मूला लिखा, ठीक है। उसके बाद ये 50,000 हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, 10.4% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये देखिए 30,000 रुपये गेन हमारा एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। उसको उन्होंने टैक्स नहीं कराया, और 900 माइनस में 900 ये रहा, जीरो रहेगा, कुछ टैक्स नहीं आएगा, नील है, ठीक है। अपने प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कोई चैनल को सब्सक्राइब करा आप ही टैग कीजिए, आप ही टैग करें, अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, थैंक यू जी। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हरी हैज एक्वायर्ड अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कब खरीदा था? 15 अप्रैल 2002 को खरीदा था। कितने रुपए में? सर 9 लाख रुपए में खरीदा था। 3 मई को 2005 को मिस परी के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं, उससे 25,000 रुपये एडवांस भी ले लेते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम हाउ रीज़न मिस्टर परी जो है, मिसिस परी है, वो रिमेनिंग अमाउंट दे नहीं पाए, जिसकी वजह से ये अमाउंट फोरफिट कर लिया गया। एडवांस कब फोरफिट करा था सर? 3 मई 2005 का एडवांस। उसके बाद 3 जून 2023 में मिस्टर हरी एक और एग्रीमेंट में मिस्टर सूरी के साथ आते हैं 23 लाख रुपए में घर बेचने के लिए, ठीक है। इन पैसों से इन्होंने 4 अप्रैल 2023, मतलब जरा ध्यान समझना, 3 जून 2023 को घर बेचा। कितने में सर? 43 लाख में। लेकिन 4 अप्रैल 2023 को, मतलब एक साल पहले घर खरीदा। कितने में सर? 8 लाख रुपए में, एक साल पहले। तो कंडीशन क्या थी? 1, 2, 3, एक साल पहले 2 साल के अंदर अंदर खरीद सकते हैं, एंड 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो एक साल के भीतर भीतर है, तो बहुत सही है, हम खरीद सकते हैं। Staying with his family on rent for the last 5 years and paid the full amount. However, Hari does not possess any legal title 31st March 2024. इनमें बोला कि सर 31 मार्च 2024 तक कोई ना लीगल टाइटल उनके पास आया नहीं। अब ना इसके अंदर हम 54 सेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या एग्जाम्पन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बच्चों ने क्या गलती करी थी उसके बारे में बात करेंगे। एंड 14 अक्टूबर 2023 को बताया मिस्टर एक्स ने एन इंडियन रेजिडेंट बाय पेइंग 5 लाख एंड द परचेज वाज रजिस्टर विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। हरी ने परचेज करा एक और हाउस, कितने में सर? चेन्नई में परचेज करा 14 अक्टूबर 2023 को। कितने में सर? 5 लाख में, मतलब एक और घर खरीदा है, ठीक है, और वो रजिस्टर्ड कराया है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास। तो अब जरा बात को समझिएगा। एक क्या होता है, पहला चीज कि परी है कोई, ठीक है, परी ने एडवांस दिया था 25,000 रुपये, जो कि फॉरफिट कर लिए गए। वो फॉरफिट कब करे सर? 1/4/2014 से पहले का एडवांस है। जब 1/4/2014 से पहले का एडवांस कोई फॉरफिट होता है, तो वो आपके जो कॉस्ट है उसमें से माइनस होता है। इसके बाद का जो भी एडवांस आप फॉरफिट करते हैं, वो अदर सोर्स में एज अ गिफ्ट टैक्स होता है, अदर सोर्स में आपका टैक्स होता है, ठीक है। ये आपके कॉस्ट में से माइनस होगा, क्योंकि 1/4/2014 से हमने करा था। उसके बाद हरी ने क्या बताया सर? एक खरीदा है उन्होंने प्रॉपर्टी 8 लाख का, एक साल पहले। अब गलती क्या हुआ कि इसमें एक लाइन लिखा हुआ था कि ये रजिस्टर्ड नहीं कराया था। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। रिक्वायरमेंट क्या आती है डिडक्शन क्लेम करने के लिए? कि आप उसको एक साल पहले घर खरीद लेना चाहिए, आपका टाइटल नहीं मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो घर एक्वायर नहीं खरीदा, आपने वो घर खरीदा नहीं है, ठीक है। एक आपको टाइटल मिल रहा था, लेकिन आप ये घर खरीद चुके हैं। सम हाउ रीज़न अगर आपका वो रजिस्ट्रेशन पॉज कर नहीं पाए, लेकिन हम डेट क्या लेते हैं सर? पेमेंट की डेट ले रहे हैं ना सर। पेमेंट हमारी हो चुकी है और हम पेमेंट की ही डेट लेते हैं। तो 8 लाख का आपको क्या मिलेगा सर? डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54। उसके अलावा ये बोल रहे हैं सर 5 लाख का एक और घर खरीदा चेन्नई में, क्या इसका डिडक्शन मिलेगा? हाँ सर, इसका भी डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि जो कंसिडरेशन वैल्यू है वो 43 लाख, जो कि हमारे 2 करोड़ से नीचे है। जब 2 करोड़ से नीचे होता है तो इस केस में क्या होता है? 2 करोड़ से नीचे होता है तो क्या होता है सर? आप 2 हाउस खरीद सकते हैं, क्योंकि कंसिडरेशन 2 करोड़ से नीचे है, तो इस केस में आप 2 घर खरीद सकते हैं, ठीक है। अब क्या था, ये तो एक मिस्टेक थी। उसके अलावा क्या है कि बच्चे ना नोट्स नहीं लिख कर आए। पहले हम देखते हैं सेल्स प्रोसीड था 43 लाख का, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो मैंने बताया 9 लाख का हमारा घर था, एडवांस फॉरफिट करा गया। उसके बाद 8,75,000 बचता है, उसका हमने क्या करा सर? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करा, वो आ गया 29 लाख रुपए, वो हमने माइनस करा। उसके बाद ये दोनों जो एग्जाम्पशन है वो लिया,
और 1 लाख हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। उसमें क्या है सर, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको ना ये सब भी लिख कर आना होगा। इन ऑर्डर टू अवेल द एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, आपको ना ये लिख कर आना होगा कि सर 1 साल पहले पहले खरीद लिया और 2 साल के बाद हम खरीद सकते थे। उसके अलावा सर आपका अगर रजिस्टर नहीं हुआ लेकिन आप उसने पेमेंट कर दिया, तो ये सब आप लिख सकते हैं कि आपको वो एग्जाम्पशन के लिए ठीक है, ये आपको लिखना था। और एडवांस जो है वो फॉरफिट हुआ है ऑन और आफ्टर 1/4/2014 के बाद जो फॉरफिट होता है तो वो अदर सोर्स में टैक्स होता है। तो ये आपको ना नोट्स लिख कर आने, जिसके ना आपको मार्क्स मिलते हैं अराउंड से 2 मार्क्स तो इस नोट्स के ही हैं, जो बच्चे नहीं लिख कर आए थे और सोच रहे थे मार्क पूरा कंप्लीट करके आए, जिसके वजह से मार्क्स कम आए थे। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर गणेश सोल्ड हिज रेजिडेंशियल हाउस। सोल्ड कर दिया कितने में से, 2.5 करोड़ में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 रेजिडेंशियल फ्लैट्स खरीदे ईच अदर, जो कि एक साइड बाय साइड एडजेसेंट थे। अब उसको बिल्डर्स को कुछ पैसे देकर उसको एक फ्लैट बनाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सर वो 54 में एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है। हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकता है। ये सर इरेलेवेंट फैक्ट है कि वो पहले कोई 2 लोगों द्वारा ऑक्यूपाइड करा गया था या 3 लोगों द्वारा। बाद में उन दोनों फ्लैट्स को आपके स्पेस के अकॉर्डिंग एक साथ एडजस्ट करके एक ही फ्लैट बना दिया गया। तो 54 के लिए आप एलिजिबल हैं। आपको इसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा, सॉरी, एक तो ये हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था, कर्नाटका हाई कोर्ट का, अगर नाम याद रह सके तो बहुत बढ़िया, अगर ना भी हो तो कोई नहीं है, बट आप ये याद रखना। और एमसीक्यू में आता है तो आप लिखना हाँ जी सर ये 54 में एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अब 2-2 मार्क्स के एमसीक्यू भी आएंगे ही। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, इसके बारे में पढ़िएगा ज़रा। विजय 3 रेजिडेंशियल हाउस ओन करते हैं। 3 रेजिडेंशियल हाउसेज है विच वर लेट आउट। ठीक है, बिसाइड्स हिज ही एंड हिज ब्रदर को ओन्ड अ रेजिडेंशियल हाउस। एक रेजिडेंशियल हाउस ओन करते हैं खुद विजय और उसके खुद भाई, मतलब को ओन्ड होते हैं, मतलब 2-3 भाई होंगे, वो सारे मिलके एक ही रेजिडेंशियल हाउस ओन करते हैं इन इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल शेयर्स में। ठीक है, तो 2024-25 में क्या हुआ, अब विजय ने अपना जो घर था एक वो बेच दिया, और उससे जो कंसिडरेशन आया ना, उससे ना क्या करा उन्होंने, जो रेजिडेंशियल हाउस था जिसमें उसकी हिस्सेदारी थी और उसके भाइयों की हिस्सेदारी, तो उनके भाइयों ने ना वो हिस्सेदारी उनको बेच दिया। क्या हुआ, बेसिकली विजय के पास 3 रेजिडेंशियल हाउस थे, उसमें से उसने एक बेच दिया। उस बेचे हुए अमाउंट से जो पैसा आया, कंसिडरेशन आया, उससे उसने क्या करा, जो एक रेजिडेंशियल हाउस था जो कि वो खुद और उसके भाई लोग ओन करते थे ना, उसके सबके शेयर्स ले लिए, मतलब उनके भाइयों के शेयर्स परचेज कर लिए। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या 54 में वो एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक और चीज़ पूछा गया है कि ये जो न्यू हाउस लिया गया है ना, रेजिडेंशियल हाउस, वो अपने रहने के लिए नहीं लिया, वो लेट आउट कर देगा। तो क्या ये 54 में एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं? सर क्लेम करने का सबसे ज़्यादा क्या था, आपको एक हाउस बेच के दूसरा एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदते, ये नहीं बोला था कि रेजिडेंशियल हाउस में आपको रहना जरूरी है, आपको रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है। रेजिडेंशियल हाउस खरीदना था, आपने एक रेजिडेंशियल हाउस था वो बेच दिया, और एक रेजिडेंशियल हाउस है इसमें आपका खुद का कुछ शेयर्स था, बाकी शेयर्स आपने एक्वायर कर लिए, वो रेजिडेंशियल हाउस आपकी का हो गया एक। तो आपको हाँ जी से 54 में आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में आए या आपका 3 से 4 मार्क्स का अगर आता है क्वेश्चन केस स्टडी बन के, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगेन केस लो का नाम अगर नाम याद रह सकता तो ठीक है, वरना 54 का रेलिवेंस तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन भी खुद बता रहा है कि सेक्शन 54 में एग्जाम्पशन क्लेम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 4 से 5 मार्क्स का आता है, और मतलब लोगों को, बच्चों को 1 मार्क्स से ज़्यादा अलॉट ही नहीं हुआ, किसी को तो वो भी नहीं मिले, और कईयों ने गलत करके आया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था जरा ध्यान से समझेगा। एरेस ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड है जो कि लिक्विडेशन में गया, सर कब गया था, 1/6/2023 में गया था। कंपनी पोजेस द फॉलोइंग फंड्स दिखाया गया, आपको शेयर कैपिटल बताया 5 लाख का है, रिजर्व बताया सर 3 लाख रुपए का है, एक्सेस रियलाइजेशन कितना हुआ सर ओवर द लिक्विडेशन 5 लाख रुपए आया। टोटल 5 शेयर होल्डर्स आपको बताए गए, ईच हुम रिसीव 2,60,000, मतलब एक शेयर होल्डर को 2,60,000 रुपये दिए गए हैं। अब आपसे पूछा क्या किया गया वो समझिएगा। द शेयर होल्डर डिजायर टू इन्वेस्ट अंडर सेक्शन 54 AC, जो 54 AC में स्पेसिफाइड बॉन्ड्स होते हैं, पीईसी के बॉन्ड, उन सब में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब आपका रिक्वायरमेंट क्या, जरा ध्यान से इसको समझे। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वेरियस इश्यूज, इस जो केस स्टडी में क्या क्या इश्यूज हैं
वो आपको एग्जामिन करना है एंड एडवाइस करना शेयर होल्डर को अबाउट देयर लायबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इन सब में मतलब इश्यूज पूरे के पूरे डिफाइन करने हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि टोटल शेयर होल्डर्स है कितने सर। ठीक है, टोटल शेयर होल्डर्स है कितने सर, 5 शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल कितना सर, 5 लाख का शेयर कैपिटल है। तो ई शेयर होल्डर्स ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है सर, 1 शेयर होल्डर्स ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है सर, 1 लाख रुपए के अराउंड इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, अब सर इसमें बोला क्या है सर, 2,60,000 रुपये ना सर ईच शेयर होल्डर्स को मिल रहा है। अब हमने क्या गलती करा सर, एक शेयर होल्डर्स को मिल रहा है तो हमें क्या लगा सर ये तो चैरिटी कैपिटल गेन हुआ है। सर ऐसा नहीं है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के एक्सटेंट तक हम क्या मानेंगे उसको, डीम डिविडेंड मानते हैं। मतलब बिफोर लिक्विडेशन जितना आपका पीएनडल में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी के अकॉर्डिंग हम उतने एक्सटेंट तक हम क्या मानेंगे, डीम डिविडेंड मानेंगे। और उसके ओवर एंड अबव हम मानेंगे उसको कैपिटल गेन मानेंगे, डीम कैपिटल गेन। एक तो निकलेगा डीम कैपिटल गेन और एक निकलेगा डिविडेंड, डीम डिविडेंड, डीम डिविडेंड। तो डीम डिविडेंड के लिए हमें क्या देखना होगा सर, रिजर्व कितने पड़े हुए हैं, मतलब पहले का हमारा प्रॉफिट कितना पड़ा सर, 3 लाख का हमारा प्रॉफिट पड़ा हुआ है, 3 लाख का प्रॉफिट है। टोटल शेयर होल्डर्स कितने सर, 5 हैं। टोटल आगे मतलब ईच शेयर होल्डर्स को कितना मिल रहा है सर, 60,000 रुपये का डीम डिविडेंड होगा। कैपिटल गेन पे आ जाते हैं तो 2,60,000 रुपये मिल रहे हैं, 60,000 रुपये हो गए डीम डिविडेंड। तो ये तो 2 लाख हो गया सर उनका क्या कंसिडरेशन। अब 1 लाख रुपए की उनकी हो गई इन्वेस्टमेंट, जो कि यहाँ पर आएगा माइनस 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 1 लाख का, ये आता है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब इसके ऊपर अब इन्होंने पूछा कि जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो इस पर क्या क्या हम 54EC के हम डिडक्ट वो एग्जाम्पन ले सकते हैं सर, नहीं ले सकते, क्योंकि उसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए था। ये क्या डीम्ड कैपिटल गेन हो, और उसके साथ साथ ना ये जो 54EC के एग्जाम्पन सर लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर्स मिलता है, लैंड एंड बिल्डिंग पर मिलता है। ठीक है, तो 54EC का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अब इसके बाद इसकी टैक्स लायबिलिटी पूछे तो टैक्स लायबिलिटी सर क्या होगी सर, 1 लाख रुपए का है सर। किस रेट से टैक्स होगा, क्योंकि इनके शेयर्स लिस्टेड भी नहीं थे, इनके शेयर्स लिस्टेड भी नहीं है तो कंसेशनल रेट का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो क्या हुआ, विद इंडेक्सेशन 20% का हम टैक्स कर देंगे और ये नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स हो जाएगा। तो आपने पूरा का पूरा इश्यूज बताया कि डीम डिविडेंड क्या होगा, 2 सबसेक्शन 22 हम लिख सकते और 2 सबसेक्शन 22 एंड क्लॉज सी के बारे में बताया। फिर 54EC के एग्जाम्पन के बारे में बताने से पहले आपने डीम्ड कैपिटल गेन के बारे में बताया, उसकी कैलकुलेशन बताना है। फिर उसके बाद हमको जाना है सिनेरियो पे कि हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते एक बार आंसर। ये आपने बताया कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसके बाद कितना कैपिटल गेन में चार्ज होगा और अंदर ये डीम डिविडेंड कैसे होगा, उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के एक्सटेंट तक हमने कैसे कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे 60,000 का, वो बताया इन्होंने, थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है। आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी लिख सकते हैं, कोई भी ज़्यादातर थ्योरी नहीं लिखता है। एग्जाम्पन अंडर सेक्शन 54EC अवेलेबल नहीं होगा, देयर इज़ एक्चुअल ओनली व्हेन देयर इज़ एक्चुअल ट्रांसफर। ठीक है, ऑफ कैपिटल एसेट नॉट इन केस ऑफ डीम्ड कैपिटल, मतलब डीम्ड कैपिटल गेन के केस में नहीं माना जाता है। ठीक है, और 54EC कब मिलता है सर, एग्जाम्पन अंडर 54EC कब मिलता है सर, लैंड बिल्डिंग एंड बोथ पे मिलता है, लैंड हो या बिल्डिंग हो या बोथ पे मिलता है, तो इसका सवाल ही नहीं उठता है। एक जाता है रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, मतलब 150 के अराउंड वीडियो डाल चुके हैं, कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो इसी के साथ होगी। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सेवियर हैड टेकन अ लोन अंडर रजिस्टर्ड मॉर्टगेज डीड अगेंस्ट द हाउस। एक्सवियर ने एक लोन ले रखा था अपने हाउस के अगेंस्ट में, विच वॉज परचेज बाय हिम 26/5/2002 में। कितने में लिया था सर, 5 लाख में। द सेट प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड बाय हिज सन अब्राहमन। 2009-10 में अब्राहमन को ट्रांसफ़र कर दिया गया एज पर विल। जब विल पे ट्रांसफ़र किया जाता है डैडी जी द्वारा अपने बेटे को, तो वो टैक्स नहीं होता है, एग्जेम्प्ट होता है। और जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन जो हम लेते हैं, एक्विजिशन जो लेते हैं, वो प्रीवियस ओनर का लेते हैं जब उसके पापा जी के पास वो प्रॉपर्टी थी, और जो था 26/5/2002 को। पॉइंट ये नहीं है, जो मेन पॉइंट आता है इसमें समझने वाला वो नीचे है। फॉर ऑब्टेनिंग अ क्लियर टाइटल देयर ऑफ अब्राहम पेड न आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन। 12/2/2010 को 15 लाख रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग पड़ा था, वो भी पे कर देते हैं ताकि उनको एक क्लियर टाइटल मिल जाए। और उसके बाद 16/3/2024 को 55 लाख का बेच दिया जाता है। तो इसके लिए आप कैसे निकालेंगे सर? सर बहुत बढ़िया, इसमें ना 2-3 पॉइंट थे। पहला तो सर आपका जो
आपने कितने में बेचा सर उसको? 55 लाख में बेचा, ठीक है। तो 55 लाख माइनस हो, ये हो गया सेल्स कंसिडरेशन, माइनस करा था सॉरी, सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी सर? 5 लाख प्रीवियस ओनर का लेंगे, ठीक है। इंडेक्सेशन वहीं से करेंगे, इंडेक्सेशन करेंगे तो क्या है, 2003 23 का 105 इंटू में कितना करेंगे 348, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या सर? 15 लाख। सर कब पे करा था? पे करा था 12/2/2000 9/10, 9/10 का ले लेंगे 148, ये अमाउंट आ जाएगा और रिमेनिंग हो जाएगा टैक्स, ठीक है। एक बार आंसर देख लेते हैं आईसीआई ने कैसा आंसर दिया, क्योंकि मार्क्स तो वही देंगे। लोन अमाउंट पेड क्या मिस्टर अब्राहम देव का हो रहा, तो 15 लाख का हाँ इंप्रूवमेंट लिया हमारे आंसर की तरह, थोड़ा बहुत थ्योरी चेपा है और उसके बाद कैपिटल गेन निकाल के टैक्स कर दिया। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, अब तो एमसीक्यू भी आ गया था, तो 2-2 मार्क्स के जो एमसीक्यू है उसमें भी पूछा जा सकता है कि कितना हमारा एडजस्ट करने के लिए, ज़रा ध्यान समझिएगा। अदरवाइज 4 मार्क्स का तो क्वेश्चन आते ही है, आता रहता है। गामा लिमिटेड लोकेटेड विद इन द कॉर्पोरेशन लिमिट डिसाइडेड इन दिसंबर 2023 टू शिफ्ट इट्स इंडस्ट्रियल टेकिंग अंडरटेकिंग टू नॉन अर्बन एरिया। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को नॉन अर्बन एरिया में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए 54G में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं बेसिकली। तो कैसे कैसे क्लेम कर सकते हैं, कितना मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या एसेट है हमारे पास, पहले वो देखें। और 54G में आपको फर्नीचर का डिडक्शन तो मिलता नहीं है, ठीक है। इनके पास क्या क्या है, पहले है लैंड, लैंड, दूसरा है बिल्डिंग, ठीक है, तीसरा है प्लांट एंड मशीनरी एंड चौथा है फर्नीचर, ठीक है। कितना हमने सेल्स में हमने करा है 8, 18 एंड 16 3, ठीक है। अब जो लैंड है ना, इसका हम क्या लेंगे सर, इस पे इंडेक्सेशन मिलता है, लैंड पे तो इंडेक्सेशन मिलेगा, तो इंडेक्सेशन कितना है सर 4, ये आएगा 4। बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन होता है और इस पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं आता, WDV आता है, एज पर सेक्शन 50 आता है, ये लेंगे, ये लेंगे, ठीक है 50। तो इसके क्या है 4, इसका है 5, इसका है 2, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा सर, कैपिटल गेन आ जाएगा, इसमें आया 4, इसमें शायद आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 14 आएगा, इसमें कितना आएगा सर 11, इसमें आएगा 3 2 1, ठीक है। फर्नीचर का तो सर आपको क्लेम मिलता नहीं है, ये तो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बाकी 3 का सर आप 54G में आप क्लेम ले सकते हैं। कितना सर कैपिटल गेन है टोटल, हम अगर देखें टोटल है हमारा 29, हाँ 29 है, ठीक है। लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट कितना करा है, फर्नीचर का तो मिलेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट हमने करा है 4 7 17, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 4 7 और 17, टोटल हमने कितना करा है 28, ये हो गया 28। सर बिल्डिंग का क्या होता है सर, ये तो होगा STCG एंड ये LTCG। LTCG का रेट होता है कम, ये दोनों STCG है, STCG का रेट होता है ज़्यादा। तो सारा का सारा अमाउंट पहले हम किस में एडजस्ट करेंगे, सारा का सारा अमाउंट हम पहले एडजस्ट करेंगे STCG पे, जो रिमेनिंग बचेगा एक, वो हमारा जाएगा टुवार्ड ऑफ LTCG, क्योंकि हमारा गेन कैपिटल गेन कितना था 29, इन्वेस्टमेंट करा था 28, बचता है एक जो कि हम टैक्सेबल करेंगे, कहाँ पे करेंगे सर LTCG में टैक्स कर देंगे एट दैट लोअर रेट, ठीक है 20%, क्योंकि आप STCG में अगर टैक्स करते तो वो 30% पे टैक्स होता। सिंपली सर हमारा एक टैक्स होगा 1 लाख रुपये, वो कितने में होगा 1 लाख है, हाँ 1 लाख होगा, वो भी LTCG में टैक्स होगा। जरा हम आंसर एक बार देख ले, 54G का, हाँ यही बात बोल रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब WDV होता है, ठीक है। मिनट थोड़ा गलत हमने पढ़ा क्या, डिपॉजिट डिडक्शन इन द कैपिटल गेन द एसएससी हैज़ ना, ठीक है ठीक है ठीक है, लैंड है, ठीक है ठीक है, ये सब करा है, हाँ ये रहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट रेट 20%, टैक्सेबल एट एप्लीकेबल टैक्स रेट, और फर्नीचर पे लग जाएगा 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। आईसीआई ने कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा आंसर दे रखा है, इतना बड़ा आंसर मत लिखिएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपका पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। नॉर्मल सा फॉर्मेटिंग रखिएगा, जो मैंने बताया उसी तरीके से नॉर्मल सा फॉर्मेटिंग रखिएगा, ज़्यादा बड़ा फॉर्मेटिंग मत रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ अटैच होगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द एसएससी वाज अ कंपनी
कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर? आर्ट, सिल्क, क्लॉथ का। परचेज करे सर 4 लाख के मशीनरी उन्होंने परचेज करा है 1/5/2020 को। अब 1/4/2023 को क्या हुआ सर? इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी 1,87,850। उस समय क्या हुआ सर? एक ना क्या हुआ, फायर एक्सीडेंट होता है, फायर इंसिडेंट, और ये सारा का सारा सर ये जो मशीन थी वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है। अब फायर ब्रोक आउट ऑन अगस्त 2023 कॉजिंग एक्सटेंसिव डैमेज। और आपको जैसे ही पता होता है कि फायर क्या, इसकी वजह से कोई भी डैमेज होता है तो ये डेड लॉस होता है, अनलेस अदरवाइज कि आपको इंश्योरेंस से कोई पैसा रिसीव ना हो जाए। हमारे केस में इंश्योरेंस से रिसीव हुआ है सर सम ऑफ ₹4 लाख। तो जो 4 लाख रुपीज जो है ना सर, वो आपको कैपिटल रिसीट मानेंगे, सेल प्रोसीड की तरह लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 1,87,850 जो कि रिटर्न डाउन वैल्यू थी। उसके बाद जो बचेगा वो आपका कैपिटल गेन होगा। जब ना एक अजम्पशन लेने होगी यहाँ पे कि ना यही ओनली ब्लॉक का पार्ट है, मतलब और कोई प्लांट एंड मशीनरी एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी एग्जिस्ट करेगा तो आपको पता होगा उस ब्लॉक में से ही हम माइनस करते हैं। तो इसलिए 4 लाख माइनस में 1,87,850 निकालेंगे और हमारा कैपिटल गेन आ जाएगा। पहले डेड लॉस के बारे में थोड़ा बहुत बताया, उसके बाद 4 लाख फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड रिटर्न डाउन वैल्यू को माइनस करा गया एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का है। और अजम्पशंस अज्यूमिंग इट वाज ओनली एसेट इन द ब्लॉक, ओनली यही एसेट है ब्लॉक के अंदर, ठीक है। ये आपको एजम्पशन लिख कर आना होगा पेपर में, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज लाइन याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं। 8 क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा। टानी ने परचेज करा था एक लैंड ऑफ कॉस्ट कितने का सर? 35 लाख रुपए का परचेज करा था। फाइनेंशियल ईयर अच्छा है 2004-5। उसके बाद क्या हुआ? टानी स्टार्टेड रियल एस्टेट बिजनेस। कब स्टार्ट करा सर? 1 जून 2021 में, और एंड कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब क्या हुआ सर? इनके पास कोई कैपिटल एसेट है लैंड 35 लाख की, इसको ना स्टॉक इन ट्रेड में बना दिया। अब आपको पता है कि सर हम ट्रांसफर कब मान लेंगे? जब ये स्टॉक इन ट्रेड हुआ, लेकिन टैक्स कब होगा? जब इसके जो स्टॉक है वो बिक जाएंगे, मतलब जो स्टॉक का मतलब कैपिटल जो था हमारे पास लैंड वो बिक जाएगा, जब हम इसको टैक्स करेंगे। और ट्रांसफर कब मानेंगे? जब ये हमारा स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुआ था। तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या सी था? 210। तो 210 हम कंसिडरेशन लेंगे, उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 35 लाख को माइनस करेंगे, जिससे कैपिटल गेन आ जाएगा। लेकिन ये टैक्स कब होगा? उस साल में जब हमारा स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड आउट होगा। तो इन्होंने 15 फ्लैट बनाए, 10 फ्लैट सोल्ड आउट कर दिए, ठीक है। 5 फ्लैट हमारे पास, द रिमेनिंग 5 फ्लैट आर स्टॉक इन ट्रेड। अगर हम देखें तो 2/3 हमने सेल कर दिया है। 15 फ्लैट थे, ठीक है, 15 टोटल फ्लैट थे, उसमें से कितने सर? 10 सोल्ड हो गए, ठीक है। तो कितने सोल्ड हुए सर? 2/3 हुए हैं, और 1/3 हमारे पास इन स्टॉक है, ठीक है। तो इसका हम क्या निकालेंगे सर? कैपिटल गेन आएगा, और ये हमारा एज ए स्टॉक रहेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक चीज और आगे आपसे पूछ रहा है कि सर हमने ना 54 EC के अकॉर्डिंग से 50 लाख के नेशनल हाईवे अथॉरिटी में ले लिया बॉन्ड एंड 50 लाख REC के बॉन्ड लिए, तो कितना आपको अलाउड होगा सर? 54 EC में जो हमारा लिमिट है, 54 EC की जो लिमिट है एग्जाम्पशन क्लेम करने की सर, वो कितने सर? 50 लाख का सर हमारा अपर कैप है, मतलब 50 लाख से ज्यादा हम एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही इसका आंसर हो जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखिए। 2,10,000 हमने कैपिटल गेन यहाँ पे निकाला, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन निकाला, कैपिटल गेन निकला। लेकिन टैक्स कितना होगा इस में? 2024-25 में 2/3, ये ध्यान रखिएगा, 2/3 ही हमारा टैक्स होगा। कितना? 2/3, ठीक है। 2/3 निकालेंगे, उसमें से हम 100% एग्जाम्पशन निकाल लेंगे। कभी कल बच्चे क्या करते हैं 54 EC में भी 2/3 कर देते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। एक बारी में ही 100% एग्जाम्पशन मिल जाएगा, और जब रिमेनिंग के 1/3 जाएगा तो उस समय हमें एग्जाम्पशन कोई नहीं मिलेगा 54 EC का, ठीक है। अब बिजनेस इनकम की बात कर लेते हैं, तो 30 लाख का एक घर है, 10 बेचे, कॉस्ट ऑफ फ्लैट 210 का 2/3 कर लेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट हम माइनस कर लेंगे, बिजनेस इनकम हमारी आ जाएगी। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू जी। और ये नोट्स जरूर लिख के आइएगा पेपर में। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की रिवीजन इसी के अंदर अटैच होगी, इसी